हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिद्धि, और कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एनपीएस एंड बैड बैंक। सो दोनों ही नेगेटिव वर्ड साउंड कर रहे हैं। एनपीएस हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एंड देन विल सी इज द बैड बैंक रियली बैड, एंड ऑल्सो विल सी विथ एनपीएस इज आवर मनी सेफ इन द बैंक्स। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जरूर कर लें, क्योंकि ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, ऑल द कॉन्सेप्ट्स विच आर रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एक एक करके हम बड़ी सरलता से, आसानी से, सिंप्लीफाई करके आपको बता रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, आई वुड सजेस्ट कि आप जरूर करें। आई होप आपको स्क्रीन पे एनपीए का डेफिनेशन दिख रहा होगा। ना जाने कितनी बार हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। आज हम अदर वे राउंड जाएंगे। पहले हम समझेंगे सिंप्लीफाइड तरीके से, और फिर इसी डेफिनेशन को जब देखेंगे तो हमें बात समझ में आएगी। इट स्टैंड्स फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब अगर आपको अपना पिछला वीडियो याद होगा, पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था सीआरआर एंड एसएलआर। सीआरआर एंड एसएलआर दोनों में हमें एक कॉमन टर्म मिला था, एनडीटीएल, है ना, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब वहां पे एनडीटीएल में हमें मिला था लायबिलिटी, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट में हमें मिल रहा है एसेट। तो क्विकली हम देख लेते हैं बैंक की बैलेंस शीट के बारे में, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। सीआरआर एसएलआर वीडियो में हमने एसेट लायबिलिटी बड़े ध्यान से देखा था। एक बैंक के बैलेंस शीट में बैंक की लायबिलिटीज क्या है, जो हम और आप वहां पे पैसे डिपॉजिट करते हैं। तो जितने भी हमारे डिपॉजिट्स हैं, पब्लिक का जो डिपॉजिटेड मनी है, वो बैंक के लिए लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि अल्टीमेटली उसको वापस करना होगा। अभी मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ। अगर डिटेल में आप इसको समझना चाहते हो, आप सीआरआर एसएलआर वीडियो देख लेना। अभी हम फोकस करेंगे एसेट्स पे। और उसी मनी को जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं बैंक में, उसी मनी को बैंक क्या करती है, लोन्स एंड एडवांसेस के रूप में हमें मुहैया कराती है, जिनको भी आवश्यकता है, और बदले में इंटरेस्ट चार्ज करती है ना। ये जो लोन्स एंड एडवांसेस हैं, वो बैंक के क्या हो गए, एसेट्स। क्यों हो गया एसेट? पहली बात तो ये कि जो हमने आपने लोन्स लिए हुए हैं बैंक से, एडवांसेस लिए हुए हैं बैंक से, वो हम उनको वापस करेंगे। वो हमारे लिए लायबिलिटी है, लेकिन बैंक्स के लिए एसेट है। दूसरा, हम जो इंटरेस्ट देते हैं, मतलब इंटरेस्ट के माध्यम से बैंक इन एसेट्स पे क्या कर रही है, रिटर्न मिल रहा है, उसको इनकम जनरेट कर रही है, इसलिए ये हो गया एसेट्स। जब बात आती है एनपीएस की, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब ये जो एसेट्स हैं, अगर ये नॉन परफॉर्मिंग हो जाए, मतलब अब इनसे हमें इनकम जनरेट ना होने लग जाए, और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगने लग जाए कि अब ये पैसा हमें वापस मिलेगा कि नहीं, तब ये हो गया कि अब दोनों दोनों बातों पे सवाल खड़ा हो गया ना। पहले तो कि जो लोन बैंक ने मुहैया कराया लोगों को, उसमें से अगर वो एनपीए हो गया, मतलब हो सकता है वो लोन उनको वापस नहीं मिले, क्योंकि ड्यू डेट पे रीपेमेंट्स नहीं आ रही हैं। और दूसरा, जो इनकम जनरेट हो रही थी, वो भी होनी बंद हो गई। ये है बेसिक एनपीए का। अब मान लो आपने एक लोन लिया, ठीक है, 5 लाख का लोन लिया। अब वो आपका ईएमआई यू नीड टू पे, वो एक शेड्यूल दे देते हैं, जिसके बेसिस पे आपको रिपेमेंट्स करनी है। तो जब आपने पहली रिपेमेंट, मान लो एवरी ईच फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ आपकी रिपेमेंट ड्यू होती है। 1 जनवरी को यू पेड, 1 फेब को यू पेड, एंड 1 मार्च को आप नहीं पे कर पाए, तो क्या 1 मार्च को ही एनपीए हो जाएगा? नहीं। इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, क्विकली उसको देख लेते हैं। अब देखो, जो भी लोन्स एंड एडवांसेस हैं, जो भी बैंक के एसेट्स हैं, उसको हम दो कैटेगरी में डाल सकते हैं। स्टैंडर्ड एसेट्स, मतलब जहां से अभी रिपेमेंट आ रही है, और एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब जो स्टैंडर्ड एसेट्स हैं, मतलब पहली ही बार जो रिपेमेंट ड्यू थी, अगर वो पैसा नहीं आया, तो तुरंत वो एनपीए कैटेगरी में नहीं जाएगा। एकदम रेगुलर है, कोई डिले नहीं है। जब जब ड्यू डेट आ रही है, जब जब पेमेंट आ रहा है, तो वो एसएमए 0 कैटेगरी में आएगा। जो आपके स्टैंडर्ड एसेट्स आते हैं ना, उनको फिर फर्दर 3 कैटेगरी, एसएमए 0, एसएमए 1 और एसएमए 2। अब एसएमए क्या है? दिस इज स्पेशल मेंशन अकाउंट, है ना, एसएमए। अब यहाँ पे आप देख रहे हो फर्दर, जो आपके स्ट्रेस्ड एसेट है ना, स्टैंडर्ड में या तो रेगुलर होगा या स्ट्रेस्ड होगा। स्ट्रेस्ड वो होगा जो 1 से 90 डेज का डिले है। अब फर्दर इसको 3 सब कैटेगरी में बांटा गया, एसएमए 0, 1, 2।
इस 90 दिन में अप टू 30 डेज वो SMA 0 में आएगा, राइट। अब 30 टू 60 डेज SMA 1 में आएगा और 60 टू 90 डेज SMA 2 में आएगा। सो ये हमारी कहानी हो गई स्टैंडर्ड एसेट्स की। यहां तक हम स्टैंडर्ड एसेट्स की बात कर रहे थे। जैसे ये 90 डेज क्रॉस होगा ना डिले का, पेमेंट डिले का, वैसे आ जाएगा ये एनपीए में, एनपीए कैटेगरी में। अब एनपीए में भी फर्दर 3 और कैटेगरीज हो गई। सबसे पहले ये जाएगा सब स्टैंडर्ड, देन डाउटफुल एंड देन लॉस। सब स्टैंडर्ड तब तक रहेगा जब जिस दिन ये एनपीए डिक्लेयर हुआ, मतलब 90 डेज के बाद 91st डे से, उस दिन से लेके विदिन 12 मंथ्स, विदिन 12 मंथ्स तक ये रहेगा सब स्टैंडर्ड एसेट। आफ्टर 12 मंथ्स, आफ्टर 12 मंथ्स ये चला जाएगा डाउटफुल एसेट्स में, ठीक है। और उसके बाद जब बैंक और ऑडिटर्स को ऐसा लगेगा कि अब यहां से पैसा निकलना मुश्किल है, तो वो चला जाएगा लॉस एसेट में, राइट। सो इस वाले चार्ट को आप ख्याल रखें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, इससे भी कई बार काफी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एनपीएस की अगर बात करें कि बैंकों का कितना पैसा एनपीएस है, कितना जो उनका एसेट है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट हो गया है, तो अगर पिछले 12 साल की बात करें तो धीरे 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 ये बढ़ता बढ़ता लगभग 2016-17 में ये पीक पे था, और अब फिर धीरे धीरे ये बहुत स्लोली लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा है। अब सवाल ये आता है कि हमने ये कहा कि जो हम डिपॉजिट करते हैं, जो पब्लिक पैसे को डिपॉजिट करती है बैंक में, वही पैसा वो लोन्स एंड एडवांसेस में देते हैं जो कि उनका एसेट है। और अगर वो एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाए तो क्या जो डिपॉजिटर्स का मनी है क्या वो सेफ है? इसके लिए ये सारी चीजें हैं जिससे कि एक्चुअली हम कह सकते हैं कि हमारा मनी सेफ है। सबसे पहले तो हमने पिछले अपने सेशन में देखा था CRR SLR, क्योंकि इससे हम ये इंश्योर कर लेती है आरबीआई कि CRR फॉर्म में वो कैश रिजर्व के रूप में आरबीआई के पास रहेगा, और SLR भी रहेगा वो बॉन्ड्स जीसेक के फॉर्म में। दैट मीन्स वो सेफ मनी रहेगा। तो एक तो वो हो गया। उसके अलावा जब भी ऐसा कोई बैंक होता है जो बहुत ही ज्यादा वीक हो गया, तो आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरवीन करती है, और कई बार आपने सुना होगा कि वीक बैंक्स को जो लार्जर बैंक्स होते हैं उनके साथ मर्ज कर दिया जाता है ना। इसके अलावा डिपॉजिट इंश्योरेंस, DICGC, सो दैट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है आरबीआई का, एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है आरबीआई का, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। और यहाँ पे जो डिपॉजिट है डिपॉजिटर्स का, उसको इंश्योर किया जाता है ना। इसके तहत जो अपर लिमिट है वो 5 लाख है। अर्लियर इट यूज्ड टू बी 1 लाख ओनली, बट 2020 के अराउंड इसको 5 लाख कर दिया गया था। तो एज ऑन डेट दिस इज 5 लाख। और उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर गवर्नमेंट बेल आउट करती है, लेकिन अगेन वो फिर टैक्स पेयर्स मनी से, मतलब अल्टीमेटली नुकसान हमारा आपका ही होता है, क्योंकि वहां पे फिर जो टैक्स पेयर्स मनी होती है उससे गवर्नमेंट उस बैंक को उबारती है। अब अगर हम बात करें एनपीएस कंट्रोल करने की, तो DRT 2013, देन क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो 2000, and then corporate debt restructuring 2005, joint lenders forum 2014, mission Indradhanush 2015, insolvency and bankruptcy code 2016, and the latest is bad bank, है ना। अभी इन सब के डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, आज हम फोकस करेंगे बैड बैंक पे कि आखिर ये है क्या। अभी जो एक्जिस्टिंग ARCs हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ये रिजॉल्व करती हैं स्ट्रेस्ड एसेट्स को, लेकिन ये एनपीएस का इतना बड़ा स्टॉक खड़ा होने की वजह से अभी रिसेंटली बैड बैंक का कॉन्सेप्ट आया पिछले बार के यूनियन बजट में, एंड इट इज नथिंग बट अ फाइनेंशियल एंटिटी सेटअप टू बाय एनपीएस फॉर बैंक्स। जो बैंक्स के एनपीएस होंगे, मान लो SBI है, PNB है, उनका जो एनपीए होगा वो बैड बैंक खरीद लेगा। और जब हम बैड बैंक की बात करते हैं, और फिर बैंक की जो बैलेंस शीट है, मान लो SBI है, SBI का मान लो 100 करोड़ का एनपीए है, बैड बैंक ने ले लिया, तो अब उनका जो बैलेंस शीट होगा ना SBI का, वो क्लीन हो जाएगा। और अब बैड बैंक विल टेक केयर कि अब उस 100 करोड़ के जो आउटस्टैंडिंग लोन है, डेफिनेटली वो 100 करोड़ पे नहीं परचेज करेंगे, वो नेगोशिएट करेंगे और कम पे करेंगे, और फिर वो देखेंगे कि किस तरह से उसको रिकवर किया जाए जो भी क्लाइंट है, और फिर वहां पे रोल आ जाता है IRDCL का। तो जब हम बैड बैंक की बात करते हैं
तो NARCL एंड IRDCL दोनों ही आते हैं पिक्चर में। देखते हैं ये क्या है। NARCL क्या है? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, है ना। ये क्या करेगा? ये कंसोलिडेट करेगा स्ट्रेस्ड एसेट्स को, और बैंक्स के जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, NPAs हैं, इनको परचेज करेगा फॉर फर्दर रिजोल्यूशन। और इसके बाद रोल आएगा IRDCL का। अभी जो है PSBs विल मेंटेन 51% ओनरशिप इन NARCL। इसके बाद रोल आता है IDRCL का, इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। ये बेसिकली जो बैड लोन्स परचेज कर लिए जाएंगे बैंक से, उसको मैनेज करेगा और उसमें से वैल्यू निकालेगा। यहाँ पे जो पब्लिक FIs और PSBs हैं, उनका मैक्सिमम 49% स्टेक है। इसका जो लेटेस्ट न्यूज है वो क्या है? फर्स्ट NARCL ट्रांसफर केस। यहाँ पे लेंडर्स वेट कर रहे हैं किस चीज का? गवर्नमेंट गारंटी। चूंकि गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट गारंटी फॉर SR। SR क्या हो गया? सिक्योरिटी रिसीट्स। Okay, so here it says, while the National Asset Reconstruction Company is working on about a dozen cases, lenders looking to the government to provide guarantees for security receipts for the first stressed assets, JP Infratech. So यहाँ पे lenders अभी क्या देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो सिक्योरिटी रिसीट्स मिलनी है, जो गारंटी मिलनी है, उसका वेट कर रहे हैं। NARCL offered just more than 3,500 crore for debts of over 9,200 crore held by state owned banks. So इतने का NPA है, लेकिन NARCL ने इसका ऑफर दिया है। अब गवर्नमेंट क्यों? So all the offers made by the NARCL are backed by the government guarantees for SRs issued by it. This puts this ARC at an advantage over other bidder. अब क्या है ना, जो NARCL वाला है, ये बैक्ड बाई गवर्नमेंट गारंटी होगा, तो डेफिनेटली जो बाकी ARCs होंगे उससे ज्यादा एडवांटेजियस पोजीशन पे कौन होगा? NARCL। सो आई होप कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको NPAs एंड बैड बैंक का समझ में आया होगा। ऑन आवर 4 चैनल्स कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे। इस सीरीज में हर दिन 11 बजे आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो अपलोड होता है। So you can see the schedule also here on your screen. And these concepts are really going to help you a lot. So if you have not subscribed the channel, please subscribe and prepare 50% faster with iExamB. If you are preparing for any competitive exam and if you need guidance, you can enroll for iExamB courses. And for any further query, you can call at 920-55-24028, or you can write to us at hello@iexamb.com. Thank you, friends. Thanks for watching.